हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2015 का हिंदी का 50 क्वेश्चन देखेंगे और आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये है आपका भाग नंबर 30। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से हम देखेंगे 100 तक। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। ए आकर्ष, बी अनुत्कर्ष, सी अपकर्ष और डी आकर्ष। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। आविर्भाव शब्द का विलोम है अभाविर्भाव और बी है आपका विभाव और सी है आपका आविर्भाव और डी है आपका तिरोभाव। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 52 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? ए मुहावरा, बी कहावत, सी लोकोक्ति या कहावत, डी आपका लोकोक्ति। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें 53, ये आपका हो जाएगा सी लोकोक्ति या कहावत। जिसकी लाठी उसकी भैंस शक्तिशाली व्यक्ति का ही काम होता है, यह लोकोक्ति कहावत है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। रमाधन इस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और आयादि संधि। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, ए की मात्रा और ओ की मात्रा जिस संधि में होती है वो आप शॉर्ट ट्रिक में बस जानिए कि जिसमें ए और ओ की मात्रा लगी होती है वो होता है आपका गुण संधि। रमेश स्वर संधि में यह क्या है? गुणवाचक संधि है। क्लियर? यानी कि आपका गुण संधि है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। तो दोस्तों, यहाँ पर 55 का जो सही आंसर होगा, संज्ञा और सर्वनाम यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 55 का सी। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण संज्ञा की व्यक्ति को मर्यादित करता है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 56 देखें। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों, 56 का जो सही आंसर होगा वो भी हो जाएगा सी। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कमल के समान नयन में समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, कर्मधारय समास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्याधनवरण, परिधन आवरण, परिधिधन आवरण, परिधन आवरण। तो दोस्तों, यहाँ पर 58 का जो सही आंसर होगा परिधन आवरण। पर्यावरण का यह क्या है? परिधन आवरण। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अरण्य रोदन का अर्थ है जोर जोर से रोना, जंगल में चुपचाप रोना, अकेले बैठकर रोना, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो दोस्तों, 59 का जो सही आंसर होगा, अरण्य रोदन वाक्यांश में अरण्य का अर्थ होता है जंगल या वन, या तथा रोदन का अर्थ होता है रोना। तो रोदन शब्द में रा धातु का प्रयोग किया गया है।
तो इसमें आप देखेंगे जंगल में आपका चुपचाप रोना। अरण्य का क्या मतलब होता है? जंगल। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, पुस्तक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 60 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर अगर हम देखें इसका कोई वाक्य प्रयोग करके, पुस्तक फटी है बोलते हैं, फटा है नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? पुस्तक क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। यहाँ पर अगर हम देखें पुस्तक हो गया, अंत्येष्टि हो गई, अफीम, आहार, आत्मा या फिर आराधना, आँख, ये सब क्या स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, मसालों के नाम, अधिकांश द्रव्य पदार्थ, दही पुल्लिंग है। स्त्री यहाँ पर दही पुल्लिंग है, लेकिन क्या और सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग में ही आते। जितने नदियों के नाम हैं या फिर मसालों के नाम है या फिर द्रव्य पदार्थ, सब स्त्रीलिंग है दही को छोड़कर। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। माँ शब्द का तत्सम है माता, मातृक, मातृ और अम्मा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे माता शब्द का तत्सम आपको क्लियर होगा, ये आपका हो जाएगा सी, मातृ। क्लियर। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो दोस्तों नीली साड़ी गुणवाचक विशेषण है, यह आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। और गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जो भी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, आकार, गुण, दशा आदि का विश्लेषण करते हैं वो गुणवाचक विश्लेषण कहलाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलधि और उर्मी। तो दोस्तों तरंग होता है उर्मी, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। हिलोर, लहर, कर आदि इसको कहते हैं, इसके कई पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 64 का जो सही आंसर होगा वो वहाँ कौन खड़ा है में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 65 देखते हैं। जो यहाँ पर एक मिनट, जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कहते हैं निपात, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शब्दांश से शब्द के पूर्व जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इन सारे ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि वो उपसर्ग होते हैं और वो जुड़ने के बाद जो अर्थ होता है वो परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन 66 देखें। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय, निपात, उपसर्ग और विकारी। तो दोस्तों जो बाद में लगते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके होते हैं प्रत्यय, जो पहले लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इसमें से कौन सा है? दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी और अपारदर्शी। तो दोस्तों यहाँ पर जो देखा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम अदृश्य। क्लियर। इसी तरह से आपका जिसके पार देखा जा सके उसे कहेंगे पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके, और जिसके पार ना देखा जा सके उसको कहेंगे अपारदर्शी, और जिसे देखा ना जा सकता है वो हो गया अदृश्य, और जिसे देखा जा सकता है उसे दृश्य। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। चिन्ह, लेख, संख्या, गोंद और धब्बा, पाप,
ढिठौना निशान। तो दोस्तों यहाँ पर अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा संख्या गोद, यानी कि आपका बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। मोहन बाजार की ओर गया। वाक्य में रेखांकित शब्द हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक, सर्वनाम। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, क्रिया विशेषण। मोहन बाजार की ओर गया में रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी उजड़ जाना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, अपमान सहन कर लेना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना और बाढ़ आ जाना। तो दोस्तों यहाँ पर सिर से पानी गुजर जाना का क्या सही अर्थ होगा? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। क्लियर? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, और मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर होगा ये आपका वाक्य सर्वनाम अशुद्ध है, ये वाला आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें मैं तुझे होगा, तेरे को की जगह पे मैं तुझे एक घड़ी दूंगा होना चाहिए था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं समास, संधि, व्याकरण और विकार। तो दोस्तों 72 का आपको पता ही है। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समास। और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और दो वर्णों के मेल से बने तीसरे शब्द को समास कहते हैं। क्लियर? जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो वो संधि होगी, लेकिन उससे जो तीसरा वर्ड बनेगा वो हो जाएगा समास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र और वैरी। तो दोस्तों 73 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। प्रिय शब्द वैरी संज्ञा के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा गया है। वो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, समुच्चय बोधक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। चपल शब्द का उचित विलोम चुनिए। महान, गंभीर, स्थावर और अचल। तो दोस्तों 75 का चपल यानी कि चंचल, उसका विलोम हो जाएगा गंभीर। क्वेश्चन नंबर 76। साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? अनपढ़, सुरक्षर, निरक्षर और अशिक्षित। तो साक्षर का आपको पता ही है क्या होता है? साक्षर का होता है यहाँ पर निरक्षर, पढ़ा का अनपढ़ होगा, सुरक्षर का होगा दुरक्षर और अशिक्षित का होगा शिक्षित। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। प्रातःकाल होने पर रात का अंधेरा मिट गया। रेखांकित शब्द का विलोम क्या? प्रकाश, उजाला, रोशनी और धूप। अंधेरा का क्या होगा? अंधेरा का आपका होगा उजाला। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें प्रकाश का होगा अंधकार, धूप का होगा छाँव। क्लियर? अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 पर। खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत क्रोध आना, क्रोध से पागल हो जाना, क्रोध रोक ना सकना, आंखें लाल हो जाना। तो दोस्तों यहाँ पर 78 का जो सही आंसर होगा, खून खौलने का मतलब होता है बहुत क्रोध आना। क्वेश्चन नंबर 79 देखें। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें खुली, डर जाना, होश में आना, नींद खुलना और सच्चाई समझ में आना। तो दोस्तों 79 का जो सही आंसर होगा होश में आना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 है। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखित, लिखाई, लेखक और लेखनी। तो दोस्तों यहाँ पर 80 का जो सही आंसर होगा लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? वो आपकी हो जाएगी बी, लिखाई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81।
बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। पुत्री, बेटी, कन्या और लड़की। तो दोस्तों 81 का आपको पता ही होगा कि बेटा का क्या होगा, वो आपका हो जाएगा बेटी। पुत्र का पुत्री, लड़का का लड़की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। बहुत मेहनत करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। ए संघर्षरत, बी श्रमिक, सी श्रमवाद और डी परिश्रमी। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर है, वो हो जाएगा आपका परिश्रमी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा और राष्ट्रीय भाषा। तो दोस्तों यहाँ पर 83 का जो सही आंसर होगा, सरकारी कामकाज की भाषा वाक्य के लिए एक शब्द होगा, राजभाषा होता है। तो क्या होता है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। 84 देखिए, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र और सूचना पत्र। दोस्तों से कहते हैं आवेदन पत्र। नौकरी के लिए आवेदन किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे। उसके मकान का नंबर, उसकी गली अथवा सड़क का नंबर, केवल उसके शहर का नंबर और उसके शहर का पता था पिन कोड। तो दोस्तों यहाँ पर 85 का जो सही आंसर होगा, वो तो आपको पता ही है कि उसके शहर का पता था पिन कोड लिखा जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में कौन सी शब्द ध्वजा का पर्यायवाची है। वृषकेतु, मेनकेतु, धूमकेतु और केतु। तो दोस्तों 86 का सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा केतु। क्या होगा, केतु। अब हम देखते हैं 87। निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए। अच्छी आंख, कुष्ठ कोण, कब्र, दफन, कोकिल, कोयला। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि 87 का जो आपका सी है, कब्र, दफन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में कौन लेखक इलाहाबाद से संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 88 का आपका हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट। अब 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है। मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है। मैं मरने के बाद भी आपकी मृत्यता को याद करूँगा। तो दोस्तों 89 का आप देखेंगे सही आंसर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा बी। अर्थ की दृष्टि से ये शुद्ध वाक्य है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो दोस्तों 90 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, किंतु तुम घर। क्वेश्चन नंबर 91। स्वजाति का विलोम है अजाति, कुजाति, सुजाति और विजाति। तो दोस्तों 91 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्वजाति का विजाति। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। उन्मूलन का विलोम होगा आंगुलन, निमीलन, समूलन और रोपड़। तो दोस्तों 92 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उन्मूलन का क्या होगा विलोम, रोपड़ होगा।
और यहाँ पर देखिए 93 अमित शब्द का विलोम हुआ सुमति, कुमति, परिमित और दुर्भित। तो दोस्तों 93 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। अमित शब्द का विलोम होगा परिमित। 93। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। श्री गणेश शब्द का विलोम है इति, इतिश्री, अथ और इत्यालम। तो दोस्तों श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? 94 हम देख रहे हैं, वो हो जाएगा इतिश्री, बी। अब हम देखते हैं 95। धनी का विलोम शब्द है धनहीन, अधीन, अधनी और निर्धन। तो धनी का विलोम आपको पता ही है, वो हो जाता है निर्धन। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद दिया हुआ है, बाढ़ विनाश की सूचक है। इसको देखकर ही भय लगता है। बाढ़ का जल इतने वेग से आता है कि मार्ग में आने वाली हर वस्तु को बहा ले जाता है। पशु बह जाते हैं, खेत और खेती बर्बाद हो जाती है, मकान टूटकर गिर पड़ते हैं, पानी घरों और दुकानों में घुस जाता है और सारा सामान नष्ट कर देता है और दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, किंतु पीने के योग्य एक घूंट भी नहीं होता है। जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं और मलेरिया फैलता है। दूषित जल पीने से हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर पाप का भार होने पर प्रकृति दंड देती है। यह सच है कि अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ को पूर्णतः रोका नहीं जा सकता, किंतु सरकारी कर्मचारी सावधानी बरते तो बाढ़ से होने वाली हानि को काफ़ी कम किया जा सकता है। यह यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। यह अनुच्छेद किस बारे में है? किस बारे में है ये? पृथ्वी पर यहाँ पर हम देखें प्रकृति के दंड के बारे में, बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में, खेत और खेतों की हानि के बारे में, मक्खी मच्छर संबंधी रोगों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ ही चुके हैं कि एकदम क्लियर है कि ये आपके बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 97 देखें, बाढ़ क्यों आती है? पृथ्वी पर पाप का भार होने के कारण, सरकारी लापरवाही के कारण, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण, नदी पर बने बांध टूट जाने के कारण। तो दोस्तों 97 का जो सही आंसर हुआ, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण क्या होती है? बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखें, बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि इससे जनधन की बहुत हानि होती है। इसको देखकर ही भय लगता है, इससे घरों में पानी घुस जाता है और इससे बचने का उपाय नहीं दिखता है। तो दोस्तों 98 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि इससे जनधन की बहुत ही हानि होती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, बाढ़ आने पर पीने का पानी तक नहीं मिलता। ये बाढ़ क्योंकि बाढ़ का जल वेगवान होता है, घरों में घुस जाता है, गहरा होता है, दूषित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 99 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। बाढ़ आने पर पीने का पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का जल दूषित होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से और क्या विपत्ति आती है? लोग डर कर घरों में घुस जाते हैं, दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, बीमारी जन्म लेती है और फैलती है, बाढ़ को रोकना कठिन हो जाता है। तो दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे बीमारी जन्म लेती है और फैलती है। तो दोस्तों 100 का क्या होगा? सी। बाढ़ से संपत्ति नष्ट होने के साथ साथ क्या होता है? बीमारी जन्म लेती है और फैलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही अगर आपके कोई कमेंट या सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।